प्रकार से राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में हर तरफ चुनावी चर्चा और सियासी शोर सुनाई दे रहा है। अक्टूबर और नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा हाई हो चुका है। सियासी दलों ने चुनाव की तैयारियों में अभी से जान झोंक दी है और सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पद यात्रा की शुरुआत की है। पद यात्रा के दौरान कांग्रेस हरियाणा सरकार के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखने जा रही है और कांग्रेस का दावा यह है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के कार्यकाल से परेशान है और अपने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दौरान कांग्रेस ने सरकार से 15 सवालों की एक पूरी चार्जशीट तैयार की है। अब इस चार्जशीट में कांग्रेस ने सरकार से 15 सवाल पूछ करके हिसाब मांगा है। उधर कांग्रेस की चार्जशीट के जवाब में बीजेपी ने अपनी वर्कशीट सामने रख दी है। यानी कि बीजेपी ने कहा है कि उन्हें अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब सामने रखने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पहले भूपेंद्र हुड्डा अपने 10 साल के हिसाब को जनता को बताएं। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या चुनौती वाली राजनीति में जो जीत हार है वो आखिर किसकी होगी, क्योंकि एक तरफ से चार्जशीट है तो दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि उसका जो जवाब है वो भी दिया जा रहा है। तो चैलेंज तो स्वीकार है, लेकिन किसकी जीत है और किसकी हार है ये फैसला आने वाले विधानसभा चुनावों में होगा। ये हरियाणा मांगे हिसाब ये कार्यक्रम चलेगा। इसके मुख्य बिंदु तीन ही काम। एक कि जो मौजूदा सरकार है, हिसाब किस चीज का मांग रहे हैं। मौजूदा सरकार है पहले बीजेपी की और पिछले 5 साल में 4.5 साल में जेजेपी और बीजेपी की, उनका हिसाब लाना, उनकी विफलताएं लानी, क्या आपने कहा था और क्या है। दूसरा कि 10 साल क्या आप लेके जाओगे। 10 साल कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ, हर वर्ग का, किसान, मजदूर, बैकवर्ड क्लास, हर का क्रीमी लेयर जैसे हमने जो है 6 लाख की, इन्होंने 8 लाख कर दी ताकि किसी को रिजर्वेशन न मिले। तीसरा जो है जो ये पेटी है जो आप लेके जाएंगे, सुझाव मांगे, क्योंकि आपके जो कांग्रेस कुछ तो हम संकल्प कह चुके हैं, बाकी जो है लोगों के सुझाव लिए, ये भी लोगों के सुझाव से किया था कि कांग्रेस जो है जो अपना घोषणा पत्र बनाएगी वो घर बैठ के नहीं, राहुल गांधी ने कहा जनता का घोषणा पत्र, जनता का होना, जनता क्या चाहती है। कि जो चार्जशीट हमने बनाई है इस सरकार के खिलाफ जो 15 बिंदु हैं उनके बारे में पूरा विस्तार के साथ में बताया गया है कि भाई किस तरह से हरियाणा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कितना आज भयावह बनी हुई है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है, महंगाई में पूरा प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश की चौपट होकर के रह गई है। कोई उद्योग धंधे यहाँ पर लग नहीं रहे, कोई निवेश यहाँ पर नहीं मिल रहा। 30 से ज़्यादा बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं। सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किस तरह से नौकरियों की बंदरबांट हुई है, किस तरह से पर्चे लीक हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए किस तरह से सरकार ही ठेकेदार बन गई है। कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई पे स्केल नहीं, पूरी तरह से किसी का कोई जो भविष्य वो सुरक्षित नहीं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हमने पूछा है कि जो 10 साल का जो कुशासन है, इनके सारे पोर्टल जो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी में 90 से 95% तक गलतियां हैं, उसके बारे में सारा हमने प्रकाश में डाला है। जिनकी 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस रही वो चार्जशीट पेश करता फिर रहा चंडीगढ़ में। वो कह रहा कहा जी 10 साल का बताओ क्या करया। मैंने कहा भाई तो अपने उड़ी तो जा के ले, तन्ने 10 साल में क्या करया अपना तो देखना नहीं भी मैंने क्या करया, दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना। ये एनडीए में है, झूठ बोलो और भाग जाओ। जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, जो वो चार्जशीट की बात कर रहा, मैं उसको बताना चाह रहा हूं। इस रूट के ऊपर काम रुक गया, लोग समस्याओं से जूझ
और बड़े बड़े झुंड जाम गए। बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से हिसाब मांगना चाहिए, हमारे से भी हिसाब मांगना चाहिए, उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो पक्षपात उस सरकार में हुआ, अगर मैं समझता हूँ कि सड़कों की इतनी बुरी हालत थी, अगर यहाँ से किसी को खिजराबाद जाना पड़ता था तो वो यहाँ से तेलीपरा और तेलीपरा से मांडखेड़ी और मांडखेड़ी छतरौली कच्चे रास्ते को जाता था, सड़क पे चलने की बजाय। मैं दावे के साथ कह रहा कि जब भी वो नेता आएंगे साफ देने वाले, उनसे 10 साल में 2 काम कोई ऐसे पूछना कि 2 काम आपने कौन से करे। ऐसे कोई 2 काम भी बता दे, पूरे जिले में कोई 5 काम बता दे कि ये 5 काम कांग्रेस ने करे, और हमारे से आप पूछोगे तो हम आपको 25 काम बताएंगे। वो अगर 5 बताएंगे, हम 25 बताएंगे। अगर हम 25 ना बता सके उनके मुकाबले में, तो फिर आप हमारे से हिसाब पूछ लियो। हिसाब हम कह रहे हैं आपको, हमारा भी ले लो और अपना भी दे दो। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपने जीजा जी को 1 लाख रुपए से अरबोपति बना दिया, वो सूत्र इस प्रदेश की जनता तक भी बता दो और इसका हिसाब भी दे दो। कौन सा ऐसा कोना छोड़ा है जिस कोने में कांग्रेस ने, मैं कहूँगा कि सारी चीज़ों में रिकॉर्ड ना तोड़ दियो, चोरी करने में, डाका डालन में, दलाली करने में। अरे कहाँ से रोएं? कोई एक कोण तो बता दो जिस कोण में ये कांग्रेसी कहीं मुंह दिखाने के लायक हो, एक जगह तो बता दो। तो कुल मिलाकर के इस समय हरियाणा में हिसाब की जो राजनीति है वो आप देख रहे हैं कि अपने चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से कैंपेन चलाया गया है, जनता मांगे हिसाब, तो दूसरी ओर उस पर बाकायदा आप देख रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो जवाब दे रही है। 15 सवालों की चार्जशीट है और उसी चार्जशीट में जो वर्कशीट है वो जवाब के तौर पर है। इसको किस नजरिए से देखा जाए और इसका चुनावों में क्या इंपैक्ट होगा, आज इस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में अमनदीप जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि 15 सवालों की एक हम लोगों ने देखा कि चार्जशीट कांग्रेस ने तैयार की, जनता मांगे हिसाब, और अब 10 साल का जो हिसाब है वो जनता के बीच में जाकर के आपसे मांगा जाएगा कि आपने 10 सालों में क्या किया। उसके जवाब में आप लोग वर्कशीट तैयार करके बैठे हैं। ये हिसाब वाली जो राजनीति इस समय प्रदेश में चल रही है, इसको कैसे देखा जाए? विधु रावल जी, आपका पहला रिएक्शन इस पर चाह रहा हूं। आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, चार्जशीट की बात हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार के 6 संगीन आरोप लगे हुए हैं। आयुष जी, और उन पर FIR दर्ज। ठीक है गर्ग साहब, मैं सही करवाता हूं। भूपेंद्र हुड्डा पर ये दोबारा सुनवाना चाहते थे, मैं दोबारा सुनवा देता हूं। भूपेंद्र हुड्डा पर भ्रष्टाचार के संगीन 6 मामलों में FIR दर्ज है और उसकी चार्जशीट भी होने वाली है। तो निश्चित तौर पर चार्जशीट से कहीं इनका संदर्भ वो तो नहीं था, लेकिन अगर चार्जशीट देने की बात करें ही करें तो जरूर निश्चित तौर पर यह चार्जशीट इन पर होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा पर उन 6 संगीन मामलों से अतिरिक्त इस बात पर चार्जशीट होनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से 10 साल तक भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण शासन किया, किस प्रकार से भय, भूख और भ्रष्टाचार का वातावरण जो है हरियाणा के अंदर छाया हुआ था जब हम सत्ता में आए। इन पर चार्जशीट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद का जो गुंडा खेल खेला, पूरा हरियाणा उससे ग्रस्त था, उससे हमने बाहर निकाला है। और जब चार्जशीट हो ना, तो चार्जशीट के साथ साथ कंपेयर शीट भी, हमारी वर्कशीट पे हो और इनके जो है करतूतों पर। महंगाई की बात सुन रहा था मैं, कह रहे थे जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार 18% की महंगाई दर, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 4.5% की महंगाई दर। बिल्कुल चार्जशीट होनी चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। नौकरियों की बात करें, नौकरियों में बंदरबाट, मैं नहीं कहता, इस प्रदेश के और हमारे दोनों प्रदेशों के जो संयुक्त पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसकी टिप्पणी है लाला की दुकान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चयन भर्ती आयोग पर। लाला की दुकान, वन मैन आर्मी, और पूरे 10 साल में नौकरियों की बंदरबाट करते हुए भी ये केवल 86,000 नौकरियां दे पाए। हमने पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया कांग्रेस का और उससे पहले की सरकारों का, और पारदर्शी तरीके से गरीब को हक दिया नौकरी देने का। गरीब को हरियाणा में हक नहीं था नौकरी का। हमने आकर कोचिंग सेंटर का उनको रुख करवाया, जो लोग अपराध में भी बच्चे जा रहे थे या नशे में जा रहे थे, हमने कोचिंग सेंटर तक पहुंचाया उनको। और आज भरे हुए कोचिंग सेंटर इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिना पर्ची और खर्ची के
और भूपेंद्र हुड्डा तो 10 साल में 86,000 नौकरियां देकर गए थे। हम आप और आप, जब मेरी और आपकी बात हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 1.5 गुना ज्यादा तो नौकरियां दे चुके हैं, 1,33,000 के करीब, और 50,000 नौकरियां प्रोसेसेस में चल रही हैं, जो कोई अगले हफ्ते आएगी, कोई अगले 2 हफ्तों में आएगी, और हमारे शासनकाल पूरा होने तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दुगनी दे चुके हैं। बिजली की भी बात करने की हिम्मत दिखा दी भूपेंद्र हुड्डा ने। एक गांव में भी बिजली जो है, एक गांव में भी 24 घंटे बिजली नहीं दिया करते थे। हमारे गांवों में तो वार की बात होती थी, हफ्ते में 2 दिन बिजली आया करती थी, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, और कई बार उस बार पे भी डाका डाल देती थी। आज हरियाणा के 83% गांव, लगभग 5800 गांव, 6500 गांव में से 5800 गांव में 24 घंटे बिजली आती है। और जब बिजली नहीं देते थे ना, तब बिजली कर्ज कितना था हरियाणा पर? 28,500 करोड़ रुपए का कर्ज हमारे सिर पे छोड़ गए थे। उसको तो अपने कर्ज में भी नहीं गिनते, ये जो अपने आंकड़े बताते हैं उस कर्ज में भी नहीं, यानी जाकर इनके लिए कोई और आकर कर्ज देकर छुपा के जाता। वही 2 कंपनियां जो 28,500 करोड़ के कर्ज में थी, वो आज 1,500 और 2,000 करोड़ के मुनाफे में है, और देश की 4थी और 5वें नंबर की 5 रेटिंग की कंपनियां हैं। सामाजिक सुरक्षा की बात करें, 1,000 रुपए देकर जाते हैं, वो भी 750 से 1,000 इन्होंने बढ़ाया था, दिया नहीं, हमने आते ही पहली किस्त उसकी हमने दी, वो 750 से उठाकर आज 3,000 रुपए जो दे दिया हमने, इनसे 4 गुना से अधिक, देश में सर्वाधिक। इस पर इनके चार्जशीट होने चाहिए। फसल खराबे का मुआवजा दिया करते थे 6,000 रुपए प्रति एकड़, और 2-2 रुपए के चेक काटा करते थे। मैं चेक दिखाता हूँ तो इनको उबाल लग जाता है, गालियां निकाल कर चले जाते हैं। लेकिन विदुरावल जी, लेकिन तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि आप हमारे भी जो 10 साल के काज हैं उसको भी लेकर के जाइए अपने कार्यकर्ताओं को। वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी कांग्रेस की सरकार में हमने क्या किया और आपने क्या किया, यही तो जनता को बताना है। आप जिस सांसद शीट को यहाँ पे बता रहे हैं, वो तो अपना हिसाब खुद ही जनता को देने जा रहे हैं। देखिए, मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काम आसान कर रहा हूँ आयुषी। मेरा यह वक्तव्य उठाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हर रैलियों में, हर जहां पर यह खटाखट झूठ बोलने की फैक्ट्रियां चलने वाली हैं, वहां पर चला दीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी। और साथ साथ इनके एक प्रवक्ता साहब हर डिबेट में धमकी भी देते हैं, मानहानि का मुकदमा करने की, नोटिस भेजने की। मैं तो अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, मेरा एक भी कोई आंकड़ा झूठा हो तो उस पर मुझ पर मुकदमा होना चाहिए। और रही बात, मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूं, 1-2 पॉइंट रह गए। किसानों की बात जो है, किसान हितैषी बताया करते थे, एक भी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदते थे, एक भी फसल को। केंद्र सरकार केवल 2 फसलों को खरीदती थी, राज्य सरकार ने एक दाना नहीं खरीदा। आज हम 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं, मनोहर लाल जी के बाद अब नायब जी के साथ, दोनों सरकारें हमारी। और ये हिंदुस्तान में सबसे अधिक ये दिया करते थे 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, हम देते हैं, हमने 6,000 से आते ही बढ़ा दिया, आते ही बढ़ाया, यानी इलेक्शन की वेट नहीं की, आते ही पहली कलम से बढ़ा दिया 10,000 रुपए प्रति एकड़, और अब वो बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़, हिंदुस्तान में सबसे अधिक। बात जरूर होनी चाहिए, इस बात को लेकर होनी चाहिए कि क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने राजकाज में 10 साल में रोहतक से बाहर हरियाणा क्यों नहीं दिखता था, अपनी जाति से बाहर कुछ कोई क्यों नहीं दिखता था। इस बात पर जरूर विचार होना चाहिए कि ओबीसी को, विशेष रूप से बीसीए को किस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित किया, किस प्रकार से मजबूर होना पड़ा लोगों को, जो मैं निंदा। मुझे लगता है अगले चंक में आप फिर बहुत सारी बातें गिनाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा जवाब लेता चलता हूं। गर्ग साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, हिसाब मांगे, तो गर्ग साहब कह रहे हैं कि विदुरावल जी कह रहे हैं कि आप मेरी ये क्लिपिंग लेकर के जाइएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं ना कि भाई अपना भी 10 साल का बताइएगा, हमने क्या किया और ये मौजूदा सरकार क्या कर रही है। गर्ग साहब। आयुष जी, बड़ा अच्छा सवाल है। जब कोई किसी से हिसाब मांगता है तो अपना हिसाब भी देना चाहिए। मैं तो इस हक में हूं और हमने तो हिसाब रखा है, और यहां तक कि हम वो हिसाब लेकर 90 के 90 विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता जाएगा, पद यात्रा के अंदर वो हिसाब लेकर जाएंगे जनता के बीच के अंदर, और रथ यात्रा निकालेंगे, उसमें भी जाएंगे। हमने पूरा बायोडाटा इसके अंदर, ये देख लो, ये हमने छापा है, हमारा भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। हमने पूरी तैयार फाइल की है, जो पब्लिक की भी रख रहे हैं। कल के अंदर जो सोनीपत के अंदर जो कार्यक्रम था, उसके अंदर भी हमने पूरी डिटेल दी है और पूरे बांटे हैं, जिसके अंदर हमने कहा है हरियाणा के अंदर क्राइम आज अव्वल स्थान के ऊपर, खुलेआम अपराधी दुकानों को प्रोफाइलिंग करके रोटी मांग रहे हैं, मंत्री मांग रहे हैं, कोई दो राय नहीं। आज ना व्यापारी घर में सुरक्षित है, न दुकान पर सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है।
दूसरी बात महंगाई का मुद्दा हमने उठाया है। तीसरी बात बेरोजगारी का उठाया है, घोटाले के मुद्दे उठाए हैं, प्रॉपर्टी आईडी और ये परिवार पहचान पत्र पोर्टल ये मुद्दा हमने लिखा है। अग्निवीर का मुद्दा लिया है, कौशल निगम में जो कच्ची नौकरी दे रही है वो मुद्दा उठा है। जो हमने किसानों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज, युवाओं पर लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी महिलाओं पर लाठीचार्ज, सरपंचों पर लाठीचार्ज वो मुद्दा लिया है। स्कूल के अंदर टीचर नहीं, हॉस्पिटल में अपने हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं, ये मुद्दा लिया है। और हमने ये भी मुद्दा लिया है भी हमारी अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी हम क्या करेंगे। हम 6,000 बुढ़ापा पेंशन, 3,000 रुपए 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 यूनिट जो 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने का वायदा, ओपीएस लागू करने का वायदा, 25 लाख रुपए तक का सरकारी खर्चे पे इलाज, गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट के साथ 2 कमरे का मकान बनाने का, अपराध मुक्त नशा मुक्त की मामला रखा है, और प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र। ठीक है, लेकिन गर्ग साहब इन सारे विषयों में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आप लोग जब युवाओं की बात करते हैं, जब आप लोग किसानों की बात करते हैं, तो युवाओं के साथ बेरोजगारी जुड़ जाती है और किसानों के साथ ये जुड़ता है कि भाई आपने उनको कितना फैसिलिटेट किया है कि भाई आप उनकी फसल को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, उनको और क्या सहूलियतें दे रहे हैं। ये दोनों ही विषय का भी विदुर रावल जी जवाब दे रहे थे, कह रहे थे कि आप युवाओं की बात करेंगे तो रोजगार के आंकड़े आपसे कहीं ज्यादा 10 सालों में उन्होंने दिए। किसानों की जब बात करते हैं तो कहते हैं आप तो फसलें खरीदते भी नहीं थे, ये तो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। इसका क्या काउंटर आप लोग करेंगे, क्योंकि ये भी तो अपनी वर्कशीट तैयार करके बैठे हैं ना। मैं सुनो आयुष जी, मैं एक बात पूछता हूं, अगर किसान के हित में ने सारे काम कर दी, उनकी फसल भी खरीद ली, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भी दे दिया, मुआवजा भी दे दिया, तो किसान क्यों सड़कों पे है। 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हुए, कैसे हुए। 2 साल तक तो आपके सामने है, सड़कों पर बैठे रहे, बारिश थी, ओले थे, सड़क किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों पर आंसू गैस के गोले किसने दाबे, सड़कों के ऊपर सड़क के फोड़ फोड़ कर, खाइया खोद कर रास्ते किसने रोके, सिमटेड की जो सड़कें किसने बंद करी। आज भी आपके सामने पंजाब का रास्ता किसने बंद किया हुआ है। 5 महीने से ज्यादा हो गए आयु जी, कोर्ट के आदेश आ गए, हाई कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा जब ये जाएंगे चुनावों में। नहीं, ये चुनावों में जनता को जवाब देंगे ना। मैं आपको जवाब देना दें, लेकिन जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन गर्ग साहब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कहेंगे कि इन्होंने किसानों का भला नहीं किया, तो ये कहेंगे हम तो 14 फसलें खरीद रहे हैं एमएसपी पर। आप बताइए आपने कितनी खरीदी। जब आप ये कहेंगे कि युवाओं को इन्होंने नौकरी नहीं दी, तो ये कहेंगे कि हमने ये हमारे पास देखिए इतने लोगों के वो है जिसको हमने नौकरी दी, आपने 10 सालों में कितनों को दी। इसको कैसे काउंटर करेंगे। ये सुनिए, फंस जाएंगे अगर आप तथ्यों पर बात करेंगे, कांग्रेस वाले फंस जाएंगे। हमने किसानों की सरकार बनती 2005 के अंदर 1600 करोड़ रुपए की बिजली के बिल माफ किए, उनके ब्याज माफ करे, 2200 करोड़ रुपए के हरियाणा किसानों पे जो कर्जा था वो कर्जा माफ किया, 72,000 करोड़ का कर्जा हमने केंद्र सरकार से। फसलें एमएसपी पर कितनी खरीदी गायब साहब, ठीक है आपने अच्छा, सभी सरकारें कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करती ना, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बता रहा हूं, सारी हमने फसलें ऑफलाइन जो भी किसान लेके आता था, जाके एमएसपी से ज्यादा रेटों के ऊपर किसान की ओपन बोली के अंदर फसलें बिकती थी। नारा था, उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, जीरी किस रेट बिकी, जो जीरी इनके राज में रुकती थी वो जीरी हमारे राज के अंदर 15-15 हजार रुपए काउंटर बिकी है। आपको पता है पूरी दीवारों पे किसानों ने। नहीं गर्ग साहब, लेकिन भाई देखिए कुछ तो खामियां रह जाती है ना। मुझे एक बात बताइए, अगर आप जैसे आज जो आप फैक्ट्स रख रहे हैं ना, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि इनसे सब लोग नाराज हैं, तो कोई तो नाराजगी आपसे भी रही होगी ना, तभी तो बीजेपी आ गई सत्ता में। अगर आप किसानों की फसलें खरीद रहे थे, युवाओं को रोजगार दे रहे थे, हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 था, तो फिर इनकी तो सरकार आनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे आप कहते हैं कि अभी हर चीजों में पीछे लेकर चले गए, भाई नंबर 1 वाला आदमी क्यों, भाई मैं नंबर 1 आ गया, उससे आगे अब क्या भाई आपकी सरकार बनी रहती। जनता ने मतलब भरोसा तो नहीं किया ना आपके नंबर 1 पर। सुन लो, ये जो जनता थी भारतीय जनता पार्टी के जुमले झूठे वादे अंदर घुस गई। इन्होंने वादा किया, मोदी जी ने
आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, नहीं दी। ये कहा 400 रुपया रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपए दूंगा, 1200 रुपए कर दिया। इन्होंने ये कहा था पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर दूंगा, वो 90 पार कर दिया। गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई वादा नहीं, ठीक पत्र में लिखा होगा। है। हरियाणा की राजनीति की बात मैं कर रहा हूँ, विधानसभा चुनावों में, ठीक है। लेकिन मैं ये फिर भी ये कह रहा हूँ, चलिए मैं ये कहता हूँ कि एक बार इन्होंने कह दिया, 19 में आपको फिर से मैंडेट नहीं दिया जनता ने, नहीं दिया, उसमें भी गोलमाल किया। अब की बार 75 पार 40 में टक गए, और दूसरी पार्टी नहीं, ये तो 40 पर रह गए, ठीक बात है, लेकिन आपको भी जनता ने मैंडेट नहीं दिया ना गर्ग साहब। अब इस बार इतना ठीक है, देखिए आप लोग बहुत सारे मुद्दे गिनाते रहेंगे, मुझे ये बताइए ना कि पिछली बार भी मैंडेट नहीं पाए, उसके पहले आपने कहा कि इन्होंने एक फेक इस तरह के जो वायदे हैं वो जनता से किए, इस बार आपको क्यों भरोसा लग रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है, सुन लिए बात, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं जनता का भी आदमी हूँ, सामाजिक आदमी भी हूँ। मैं कहें तो मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो। आयु जी, आपकी पूरी टीम पूरे हरियाणा के गली गली के अंदर, आपके हर जिले में, हर ब्लॉक के अंदर घूमती हो, मेरे से ज्यादा आपको नॉलेज है। आपकी टीम की सर्वे करवा लो, आपकी टीम को कह दे, हाँ भी बच्चा ये नहीं कह रहा हरियाणा में कांग्रेस आएगी तो मैं गुनाहगार। और बोलिए, मैं आपके डिबेट के अंदर माफी मांगूंगा, आपके रिपोर्टर की सर्वे करवा लेना। सर्वे के अंदर किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योग किस नाम की वोट मांगेंगे? इस नाम की वोट मांगेंगे, व्यापारियों गोली चलाई जा रही है। चलिए, मुझे तो ये लगता है इसके लिए तो जनता चुनावों में फैसला करेगी ना, बाकी तो सर्वे होते रहेंगे। विवेक जी, ठीक है, नहीं देखिए अभी तो विदुर रावल जी भी कह रहे हैं कि वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं, विवेक जी भी कहेंगे वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सरकार बनाएंगे, अमनदीप जी भी यही बात कहेंगे ना, यहाँ तो सारे लोग यही बात कहेंगे। इसके लिए मैं केवल चुनाव रिजल्ट का इंतजार करूंगा, जनता के जहन में एग्जैक्टली क्या है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। विवेक जी, ये हिसाब वाली जो राजनीति प्रदेश में समय शुरू हुई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको? विवेक जी अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी आयुष भाई, आज कहीं ना कहीं एक दूसरे से हिसाब मांगने के चक्कर में जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आप ये देखिए कि एक दूसरे से हिसाब मांगा जा रहा है, पर जनता के लिए क्या बात है? जनता को तो बताइए कि हुड्डा ने क्या किया, और 10 साल की अगर ये अपनी गुणगान गा रहे हैं अभी बजरंग दास जी कि इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो हिसाब इस बात का भी मांग रहे हैं कि करनाल में डमी कैंडिडेट क्यों उतारा गया, फरीदाबाद में डमी कैंडिडेट क्यों उतारा गया, गुड़गांव में क्यों फिक्सिंग की गई, आज तमाम सीटों पे जो 5 की 5 सीटें आ रही है वहां पे क्यों फिक्सिंग की गई, और किस तरह बारी बारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आज हिसाब इस चीज का भी मांगा जा रहा है कि क्यों थाली में परोसी जा रही है राज्यसभा की सीट बीजेपी को। आज क्यों एक साइड तो आप कहते हैं सरकार अल्पमत में, और दूसरी साइड आप चुनाव से भागने का काम करते हैं, उस चीज का भी हिसाब जनता मांग रही। आज आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आप इस चीज का भी जवाब दे दीजिए कि बजरंग दास जी बहुत सीनियर आदमी है, सीनियर प्रवक्ता है, और पूरे हरियाणा प्रदेश में गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं, और टीवी पे बैठ के अगर झूठ बोलते हैं तो ये उम्मीद मैं बजरंग दास जी से नहीं करता। बजरंग दास जी को मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि 15,000 रुपए क्विंटल का कोई एक जे फार्म सरकारी आप दिखा दीजिए, सरकारी छोड़िए आप प्राइवेट दिखा दीजिए कि 15,000 रुपए क्विंटल आपकी सरकार में जीरी खरीदी गई हो, और जनाब टीवी में बैठ के आप और रिकॉर्ड ये झूठ बोल रहे हैं। तो जनता को मुझे लगता है गर्ग साहब के पास ये तो जरूर होगा, क्योंकि गर्ग साहब उन व्यवस्थाओं से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट हैं। गर्ग साहब वो लेके बैठे हैं क्या, कोई फॉर्म दिखा सकते हैं आप? झूठ बोलने पर कोई टैक्स नहीं है, मैं चीज का जिक्र कर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा, ये जो कहावत ये कहने का काम कर रहे थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई फलाना फलाना, तो रियलिटी में ये क्या थी कहावत? हुड्डा तेरे राज में जीरी गई ब्याज में, असली में जो कहावत थी। पर ये बढ़ाने का कुछ और काम करते हैं, तो उसमें हम कोई जो नहीं कर सकते। अगर एमएसपी के ऊपर 15,000 रुपए की ये बात कर रहे हैं, इनकी सरकार में अगर प्राइवेट परचेजर ने भी किसी ने 15,000 रुपए में जीरी खरीदी हो, तो जो ये कहेंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, टीवी डिबेट के ऊपर कह रहा हूँ, जैसे ये कहेंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, कोई पार्टी लाइन से हटके मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर ये टीवी के ऊपर कोई एक जे फार्म दिखा दे, सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम जैसे पहले करते आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे भी करने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर खाते बीजेपी के साथ सेटिंग करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा
पहले भी करते रहे हैं और आज भी करते रहे हैं। आज हम तो एक चीज जानते हैं, अगर आप हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब तो किरण चौधरी जी भी मांग रही थी पिछले दिनों कि क्यों मेरी टिकट काटी गई, जब सर्वे में मैं ऊपर थी, श्रुति चौधरी सर्वे में ऊपर थी और जो दूसरा कैंडिडेट था वो नीचे था, उनकी क्यों टिकट काटी गई। हिसाब तो तमाम इनके नेता जो कांग्रेस छोड़ के गए, जो हुड्डा द्वारा प्रताड़ित किए गए, वो तमाम नेता मांग रहे हैं, आज उनका भी हिसाब दे दीजिए। आज जनता ये भी जानना चाहती है कि किस तरह आपके टाइम पे 2-2 रुपए के चेक आपने जिम्मेदारों को देने का काम किया, किस तरह जिम्मेदारों का शोषण करने का आपने काम किया, वो सभी चीजों का हिसाब जनता मांग रही है। आज हम तो एक चीज जानते हैं आयुष भाई, हिसाब अगर आप मांग रहे हैं किसी से, एक मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा, एक संस्था थी, उसमें संस्था के अंदर एक प्रधान के ऊपर दूसरे प्रधान ने आरोप लगा दिया कि ये इसने गड़बड़ की है, वो उसे कहने लगा तू हिसाब दे, वो उसे कहने लगा तू हिसाब दे, दोनों के दोनों ही करप्ट थे, तो एक दूसरे के हिसाब कहां देना था। आज मैं समझ गया विवेक जी, आपका इशारा दोनों पार्टियों की तरफ है, लेकिन विवेक जी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हिसाब जो मांग रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता, क्योंकि इंडिविजुअल तो आप लोग भी अब जा रहे हैं चुनावों में, लड़ रहे हैं चुनाव, तो पोल खोलिए भाई जाकर के दोनों पार्टियों की। मैं नहीं रोज टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, मैं तो हिसाब नहीं, अभियान इस तरह के चलाने चाहिए ना, जैसे वो हिसाब मांगने के लिए घर घर जाने की बात करें या 90 विधानसभा में जाने की बात करें, तो आप भी 90 विधानसा में जाइए कि ये हमारा पोल खोलो अभियान है। आयुष भाई, हर एक, ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये नहीं किया, मौजूदा सरकार ने ये नहीं किया। अलग अलग नहीं, हर एक पार्टी का अलग अलग प्रोग्राम होता है। हमारी पार्टी ने जिलावार बैठकें करने का काम किया। अगले हफ्ते में संगठन दोबारा से हमारा जो बनाया गया उसको आउट करके, और अगस्त का महीना सारे 90 के 90 हल्के और सभी गांव में हमारे कार्यकर्ता जाने का काम करेंगे, हमारे तमाम बड़े नेता जाने का काम करेंगे। पर यहाँ आज हिसाब एक चीज और मांगने का काम कर रही है जनता। अगर हिसाब मांगना है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं विदु रावल जी, इनसे एक फॉर्मूला पूछना चाहूंगा कि 2014 से पहले जो लोग कर्जाई थे, मैं विद फैक्ट्स बात करूंगा, जो लोग कर्जाई थे, जिनसे लोगों के पैसे नहीं दिए जा रहे थे, इनके मंत्री, इनके एमएलए, इनके मुख्यमंत्री आज कैसे उनकी अरबों खरबों के मालिक बन गए। क्या ऐसा फॉर्मूला था? वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को दे दो, उन्हें रोजगार की जरूरत ही नहीं है, आप दीजिए वो फॉर्मूला। मैं तो उदाहरण के साथ किसी का नाम लें तो ऐसे तो किसी को विदु भाई अगर सुनेंगे स्पेसिफिक मैं बताता हूँ, नहीं स्पेसिफिक नाम दीजिए। नाम ही ले रहा हूँ भाई, अगर सुनेंगे तो बताऊंगा। 2014 से पहले आपके जो आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है असीम गोयल जी, उनका हिसाब किताब देख लीजिए, आज तक लोगों के पैसे नहीं दिए गए। नारायण सैनी जी 2014 से पहले का हिसाब किताब उठा लीजिए कि क्या था। 2014 में जो उन्होंने अपनी आय भरी थी चुनाव के फॉर्म में, जब इलेक्शन कमीशन को फॉर्म जमा किया था, उसकी आय उठा लीजिए, तब तक जाएगा वो फॉर्मूला देश के लोगों को दे दीजिए। नहीं ठीक है, चुनावों के समय में जो फॉर्म दिए जाते हैं, मुझे लगता है फिर तो वो सारी पार्टियों के चेक होने चाहिए और जनता के बीच में सबको बारी बारी जाना चाहिए, बताना चाहिए इनकी संपत्ति कितनी बड़ी, इनकी संपत्ति किसकी बड़ी। ये तो पूरे देश के अंदर देख लीजिए भाई। अमनदीप जी ये जो हिसाब वाली राजनीति अमनदीप जी शुरू हुई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि भाई अब आप अपना 10 साल का हिसाब दीजिए। बीजेपी का ये कहना है हम तो 10 साल का हिसाब दे रहे हैं, आप भी बता दीजिए 10 साल आपने क्या किया था। ये हिसाब वाली राजनीति को प्रदेश में आप कैसे देख रहे हैं? नहीं आयुष जी, हिसाब तो जनता चुकता करेगी इन दोनों पार्टियों का। हिसाब तो आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी नहीं दिया कि वो स्काईलाइट वाली डील के अंदर जो माननीय रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम उन्होंने कैसे उजागर हो गया, वो आज तक कांग्रेस हाईकमान उनसे हिसाब मांग रही है कि वो कैसे आ गया, कैसे लाखों एकड़ जमीन जो है हरियाणा प्रदेश के किसानों की, वो प्रॉपर्टी डीलर बनकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए लोगों के साथ विश्वासघात किया। हिसाब दोनों पार्टियों से जनता मांगेगी नहीं, इनका हिसाब लेगी चुनाव के अंदर। और देखिए ये आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर विपक्ष 4.5 साल से भी ज्यादा समय में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद आया कि सरकार से आज हिसाब मांगेंगे, तो इनसे पूछने वाला हो कि भैया विधानसभा में आप नेता प्रतिपक्ष थे, आज तक अब आपकी आवाज नहीं निकली विधानसभा में, लोगों के हकों की आवाज नहीं आपने उठाई, तब कहाँ चले गए थे आप हिसाब मांगने? और अभी भी मैं बता दूं कि ये भी केवल कोरा ड्रामा है, और हिसाब तो इनके सीनियर पार्टी के दूसरे नेता कुमारी शैलजा मांग रही है इनसे, और एक दूसरे का तो हिसाब कर लेंगे, एक दूसरे को के हिसाब निपटाने की ये बात करते हैं। ये इनका मकसद केवल और केवल कुर्सी को हथियाना है,
ना किसी जनता के हित से सरोकार है, ना कोई जनता के जो है जन विरोधी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की हुई हैं, ना उनका कभी विरोध किया इन्होंने। ये केवल मात्र दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, मैं तो यही कहूंगा कि पूंजीपतिवाद का रास्ता दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी है और उस पर खुल करके भागी वो भारतीय जनता पार्टी है। विधु रावल जी ने वहां पर स्प्रिंट मारा, इन्होंने वहां मैराथन दौड़ की थी पूंजीपतिवाद के अंदर। दोनों पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश की अनदेखी हमेशा से इन्होंने की है। हमारे हितों की कभी सुरक्षा नहीं की। जिन कारणों की वजह से, जिन वजहों की वजह से हरियाणा प्रदेश का निर्माण हुआ था, इन दोनों पार्टियों ने जब जब सत्ता में आई हैं, उसके उन कारणों को एड्रेस करने की बजाय, लोगों को सुविधाएं देने की बजाय उन जख्मों पर नमक ही कुरेदा है। आज तक हरियाणा प्रदेश का निर्माण। लेकिन अमनदीप जी, एक तरफ चार्जशीट है, दूसरी तरफ वर्कशीट है, क्या आप लोग कोई एक्सपोज शीट तैयार करेंगे कि भाई हम एक्सपोज कर रहे हैं दोनों पार्टियों को? मुझे लगता है कि ये तो और बेहतर स्थिति हो जाएगी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता ये तय कर देगी कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई वो क्योंकि लोग कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस का कुशासन था, उससे इस कदर तंग हो चुकी थी कि कांग्रेस को बुरी तरह से उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इतनी बुरी तरह हार पे भेजा और देश के अंदर भी। वो कारण ये थोड़ी था कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा कर दिखाया था, केवल कारण मात्र ये था कि कांग्रेस की नीतियों से बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो गए थे और बदलाव चाहते थे, कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन देखिए बदलाव में लोगों को मिला क्या? वो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली बात है। वो कुएं से बचते बचते खाई में गिर गए। ये मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद की थी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ऐड दिखाते थे किसान की, सिर्फ किसान को दिखाते थे, कमीरे वर्ग को दिखाते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे बाबा, अच्छे दिन नहीं, हमें तो वही पुराने दिन दे दो अपने। जो बुरी हालत इन्होंने की भारतीय जनता पार्टी ने, वो आपके सामने जनता किस प्रकार से त्रस्त है। तो दोनों पार्टियों से जनता, ठीक है, अब जनता हिसाब आप लोग का कर देगी। विधु रावल जी देखिए, मैं ये जो बार बार डायलॉग मारा जाता है कि और विपक्षी साथियों द्वारा मारा जाता है, हमें वो पुराने दिन दे दो। मैं चाहता हूं इस बात को ये घोषित करें कि हमें वही पुराने दिन दे दो। ये घोषित करके बताएं कि हमें वही दिन दे दो जब हमें खाद के लिए किस प्रकार से लाठियां पड़ती थी। जब खाद लेने जाते थे, जब खाद का समय होता था तो खाद खत्म था, जब बीज लेने खड़े होते थे तो बीज खत्म होता था और हर चीज में लाठियां मिलती थी। हमें वही पुराने दिन दे दो कि हम वापस से वही सिलेंडरों की लाइन लगा लें। सुबह 7 बजे जो है खुलती थी एजेंसी, लेकिन 5 बजे से सुबह जो है माताएं, बहनें, भाई सब अपना जो रोजगार करते थे वो भी लाइन में खड़े हो जाते थे। 3-3 दिन लाइन में खड़े होने के बाद, रात तक खड़े होने के बाद वहीं खाना खाते थे, लाइनों में खड़े खाते थे। और उसके बाद भी 3 दिन तक सिलेंडर नहीं मिलता था। लेकिन सिलेंडर मिलता था। ऐसा नहीं था कि बजरंग दास जी की पार्टी जब सरकार में थी सिलेंडर नहीं, सिलेंडर मिलता था। एक जना होता था जिसका सारे मोहल्ले को पता होता था कि उसके पास से सिलेंडर आप 2000 रुपए, उस समय ब्लैक चलती थी, जो भी ये रेट बता देंगे अभी झूठा सच्चा सिलेंडर का, उस समय ब्लैक का रेट 2000 रुपए था। सारे मोहल्ले को पता होता था। कभी शादी ब्याह में, कभी जब भीड़ छिड़ में लेना हो तो वहां से। ये वही टाइम ले आए जब मंत्रियों के घर के बाहर लाइन लगी होती थी टेलीफोन कनेक्शन के लिए कि हमारी सिफारिश कर दो जी, हमें गैस का कनेक्शन मिल जाए, हमें ये मिल जाए। प्रचुरता का नहीं, अभाव के वो दिन थे। ये घोषणा करें कि वापिस से जो है हम 6000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा कर देंगे। ये घोषणा कर दें जो 24 घंटे बिजली आ रही है उसको बंद कर देंगे, वापिस से हम वही वार वाला सिस्टम लाएंगे, हफ्ते में 2 दिन बिजली आया करेगी, 6-6, 7-7 घंटे। ये घोषणा करें बिल्कुल। यहाँ पर बैठकर इस प्रकार की बातें करना, बेहूदी बातें करना बड़ा आसान है। लेकिन मैं चाहता हूं ये कहें कि ये अच्छे दिन अच्छे नहीं है। हमारे वाले दिन अच्छे थे जब सीधा पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारा करते थे लोग। अब जो वादे करके जाया करते थे, हमारे खिलाफ जो आंदोलन हुआ, कोई हमारे वादे के खिलाफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने वादा किया कि हम गैस टीचर्स को पक्का कर देंगे। हमने नहीं कहा, खुद घोषणा पत्र में स्थान दिया इन्होंने। और जब ये सरकार में आए तो क्या किया इन्होंने? अपने खुद के घर के बाहर, रोहतक के अंदर डी पार्क के बाहर 5000 गैस टीचर जुटे थे। 4 सितंबर 2006 को पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी थी। राजबाला शहीद हुई थी। वो शहीद होता है, पिज्जा बर्गर खाते हुए कोई मर गया वो शहीद नहीं होता। जब पॉइंट ब्लैंक पर यूं गोली मारी जाती है ना, अपने घर के बाहर खड़ा करके, वो शहीद होती है। और शिक्षिका थी, वो भी किसान परिवार की, ठीक, उसको ये होता है शहीद होना।
फिर ये कहते हैं, और हीरो होंडा में किस प्रकार से इन्होंने दौड़ा कर, क्योंकि हीरो होंडा कंपनी से सेटिंग थी, वो रिश्तेदारी भी निकालते हैं, पूरे चिट्ठे निकालते हैं। मुझे लगता नहीं ये गरिमापूर्ण है मैं यहाँ नेशनल चैनल पर आपके बताऊं, लेकिन हीरो होंडा के बाद किस प्रकार मजदूरों को मारा गया था, पीटा गया था, किस प्रकार से वहां पर जबरदस्ती से हीरो होंडा को प्लांट शिफ्ट करने का तक की बता गई थी। याद करें वो पुराने दिन और फिर कहें कि नहीं वही पुराने दिन ही अच्छे थे। ये कहते हैं आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मुझे लगा ये जो पत्र निकाल कर दिखा रहे थे उसको पढ़ते ताकि उस पर चर्चा होती, ताकि इनके झूठ जो कि बाहर नहीं कर सकते, कम से कम आपके सामने तो समीक्षा होती। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। अरे साहब, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज कितने थे? डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर कहीं मंगल ग्रह से तो नहीं आएंगे, चंद्रमा से तो नहीं आएंगे, युगांडा से तो नहीं हम शिफ्ट कर लेंगे डॉक्टर्स, यही होंगे ना डॉक्टर। 2 मेडिकल कॉलेज थे आपके सामने, आज बढ़कर 15 हो चुके हैं और अगले 1.5 और 2 महीने के अंदर 6 और मेडिकल कॉलेज, यानी 21-22 मेडिकल कॉलेज, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज का जो लक्ष्य है वो पूरा कर रहे हैं। आपके मेडिकल सीट्स कितनी थी ये भी बताइए ना। एक साल में 605 मेडिकल सीट्स पर डॉक्टर्स भर्ती होते हैं, आज वो बढ़कर 2500 हो गई है, 4 गुना से। तो डॉक्टर्स आप क्या कहां से धरती से आसमान से, उसके लिए प्रोसेस होता है। बजरंग दास जी सुनना तो पड़ेगा। देखो मैं कड़वा तो बोल रहा हूँ, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। नहीं मैं आऊंगा, अगर सब समय मिलेगा आपको। अच्छा, एक और बात करते हैं। आजकल जीरी का मामला है, जीरी का सीजन चल रहा है। मुझे याद है ट्यूबवेल पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा बड़ी मुश्किल से बिजली आती थी और बिजली पर झगड़ा होता। आसपास के किसान झगड़ा किया करते थे, होता था झगड़ा। मेरे साथी दर्शक जो बता देंगे, आज क्या ट्यूबवेल पर बिजली जो है हिंदुस्तान में सबसे अधिक 10-10 घंटे 12-12 घंटे नहीं आ रही क्या? आज के समय कोई आपको वो प्रचुरता नहीं मिल रही क्या जो अभाव कांग्रेस से हमने निकाला? किसान का कर्ज माफ किया इन्होंने। देखो मैं इस बात चाहता हूं कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, स्वतंत्र चर्चा होनी चाहिए, पार्टी का चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसान का आपने कर्ज माफ किया तो किसान दोबारा कर्जी कैसे हो गया? आपने उसको दोबारा कर्जा कैसे होने दिया? जब आपने कर्ज माफ किया, आप कह रहे हैं ना, तो उसको तो दोबारा कर्ज नहीं चढ़ना चाहिए। उसके लिए उपकरण तैयार नहीं किया आपने, और आप 750 किसानों की बात करते हो। और ये आप आयुष जी का सवाल बहुत अच्छा था, उसके जवाब में आप क्या बता पाए केवल कि इनके खिलाफ धरने क्यों? यही तो कह रहे हैं, जब हमने ये सब अच्छा काम किया ना, और इसके साथ 1-2 और अच्छे काम गिनवा दिए। ट्रांसफर्स के लिए जो है जिस प्रकार से रेट लगे थे, हर चीज का रेट तय था, हमने खत्म कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में पहली सरकार बने, सीधा किसान के खाते में पैसा आए, इसके लिए हरियाणा पहली सरकार बनी। उसके बाद कई प्रदेशों ने लागू किया। जब ये सारे हमने काम किए तो बहुत सारे लोगों के ना पेट में दर्द हुआ। जो मलाई खाने वाला लोग था ना, एक पूरा आपने बिचौलिया वर्ग तैयार किया हुआ था जो खाया करता था, दूसरे की मेहनत खाया करता था, उस पर जो है वो कहीं ना कहीं वो उसने प्रायोजित बहुत सारे मामले। और 750 किसान तो किसान है, बहुत सारे किसान भी होंगे। आज बजरंग दास जी आपका ही अगली बार है, आप मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मेरी बात जल्दी खत्म होगी, आपकी बात जल्दी शुरू होगी। अगर मेरी बात खत्म होगी तो 750 तो याद है इन्हें। देश का सेंसेक्स में 1991 से लेकर 2011 तक 3 सेंसेक्स हुए, उसमें कहते हैं 1 करोड़ लोगों ने किसानी छोड़कर अन्य व्यवसायों में चले। जवाब दे दो भाई, अधिकांश आपकी सरकार थी। ठीक है, एक मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, किसान पर बहुत बात हुई ना, इसलिए इन्होंने ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह का मैं बयान दिखा देता हूं। वो कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, अचानक से पेड़ पर भी लगने लग गए और किसान के खाते में पहुंचने लग गए। मैं केवल आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपके राज में 25 साल में 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, उनको शहीद नहीं कहते हैं आप? ये जो कोई वहां प्रदर्शन करने बैठ गया वो शहीद हो गया, जो अपना बेचारा जिसने गले में फांसी डालकर दिया, आपकी व्यवस्थाओं के कारण दिया, वो शहीद है। 4.5 लाख ज्यादा होता है या 750 ज्यादा होता है? 4.5 लाख। ठीक है आयुष जी, किसान कैसे शहीद हुए, मेन मुद्दा ये, किसानों पर कैसे लाठीचार्ज हुआ। आज भी किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोका जा रहा है। हरियाणा में दिल्ली भाई, अपने प्रदेशों में कहो, हरियाणा की तरफ, पंजाब के हरियाणा की तरफ क्यों जाना दिल्ली? क्यों लाल किले पर तिरंगे को शर्मसार क्यों करना है? दिल्ली जाना क्यों है तो बताओ। ठीक है विदुर रावल जी, अभी जवाब दिल्ली विदेशों के पास है। ठीक है, नहीं विदुर रावल जी, अभी अब गर्ग साहब का समय सुना, उन्होंने सुन लिया आपको सुना। अभी देखिए अब उनका समय ठीक है, गर्ग साहब, अभी गर्ग साहब, ठीक है विदुर रावल जी, बात आ गई, आपकी बात आ गई। अभी गर्ग साहब देखो किस प्रकार इन्होंने किसानों के साथ जाति की, किसानों के आपके सामने
जो नहीं, आज भी 3 साल से किसान, मेरे दोनों साथी बैठे जेजेपी की नीलों से, इनसे पूछ लेना, अपना नरमा का मुआवजा लेने के लिए, गेहूं फसल का मुआवजा लेने के लिए धरने पे 3 साल से बैठे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे। 350 करोड़ रुपए जो गेहूं की परचेज हुई 1 अप्रैल की, आज भी कमीशन आड़तियों का बाकी है, वो नहीं दिया। फलेदार की मजदूरी ये तो आंकड़ा रह गया था 1 करोड़ रुपए, ये तो 1123 करोड़ इन्होंने 10 साल में दिया। हमने बलकर खाते हैं लोग, 300 करोड़ कोई बता रहे हैं, उसको सही नहीं कहते। वो रविंदर सैनी आरसी के अंदर दुकान के अंदर बैठा था, उसके खुलेआम गोली मार के हत्या की गई। आपने गुड़गांव के अंदर 7 दिन पहले व्यापारी की हत्या की, फरीदाबाद के अंदर हत्या की, फतेहाबाद में अंदर व्यापारी की हत्या की। वो व्यापारी नहीं थी क्या? दूसरी बात, सबसे घटिया बात आपको बताता हूँ, रविंदर सैनी की हत्या की गई, हॉस्पिटल में 3 दिन तक लाश पड़ी रही। मुख्यमंत्री आने के बजाय मुख्यमंत्री ने अगले दिन चंडीगढ़ बुला लिया, 8 बजे का समय देगा, आओ भाई तुम्हारी समस्या समाधान करूंगा। हिंदू धर्म के अंदर कभी नहीं हुआ, जब तक दाग ना हो, दही ना उठे, उनके परिवार को कभी भी किसी ने नहीं बुलाया। सरकारी अधिकारी, सरकार के मंत्री उनके परिवार के पास जाते थे, मुख्यमंत्री जाता था, उनको आश्वासन देकर उनको जैसे भी था दाग करवाना या उनका जो संघर्ष खत्म हुआ था। मगर नहीं, मुख्यमंत्री जी ने 8 बजे का टाइम दिया, 2 बजे तक वहां बिठाए रखा, 3 बजे वहां से हमने घोषणा की, 6:30 बजे हमने उस दिन दाग किया। 3 दिन तक लाश पड़ी रही। वो 750 किसान जिनकी जान गई, जिनको आप शहीद कहते हैं, वो भी किसान थे। वो जो ये कह रहे हैं कि 4-4.5 लाख जिन्होंने आत्महत्या कर ली, किसान तो वो भी थे ना भाई। अच्छा, एक बात आयोगी आपकी बड़ी, वो किसकी नीतियों की वजह से हुआ? मैं बताऊं आपकी, इनका आंकड़ा निकाल लो भाजपा सरकार का और हमारा आंकड़ा निकाल लो, हमसे कई गुना ज्यादा इनके राज के अंदर किसानों आप तो 750 बोलते हैं। मैं बैठा हूं आपके सामने, और हमने कभी किसानों पर गोलियां नहीं चलाई, तौर पर रबड़ की गोलियां चलाई, लाठी चार्ज किया, आंसू के। अरे सीधी गोली चलाई थी लोनी में, निसिंग में गोली चलाई थी कांग्रेस सरकार के दौरान। क्या बातें कर रहे हैं? लाठी चार्ज बड़ा हो गया, गोली सीधा चलाया करते। किसानों पर सीधी गोली चलाई थी निसिंग में। किसान के अध्यक्ष होते हैं तो किसान लोनी में भी गोली चलाई थी कांग्रेस की सरकार। धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, गांवों में घुसने नहीं देते। ये विधानसभा चुनाव आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, गांव में घुस के दिखा देना। लेकिन विवेक जी अभी भी कह रहे हैं वो 15,000 वाला, जरा बता दीजिए कागज है आपके पास कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 10,000 का दे दो, मैं थोड़ा और 10,000 का। चलिए वो बता रहे हैं। नहीं, जो गवार 5,000 रुपए क्विंटल थी। अच्छा, जिसकी 15,000 रुपए क्विंटल बिकी हो कांग्रेस को वोट कर दे, सारे भाजपा को वोट। जिसकी 15,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी हो कांग्रेस के वो कांग्रेस को वोट कर दे, और जिसकी ना बिकी हो वो भाजपा को सब वोट कर दे। आसान कर दिया मैंने। नहीं गलत साहब, लेकिन वो यही कह रहे हैं ना कि वो तो आपका और काम आसान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनकी 15,000 में गई भाई, वो तो आपको वोट कर दे, जिनकी 15,000 में नहीं गई वो बीजेपी को वोट कर दे। मैं करता हूँ, ठीक, अच्छी बात है। 33,000 रुपए क्विंटल गवार एक नई बात। अब आप फॉर्म भरवा लो, खटाखट योजना की तरह फॉर्म भरवा लो। नहीं, आपके इस आंकड़े को मान ही नहीं रहे गर्ग साहब। आप जो 33,000 15,000 बता रहे हैं, मानने कोई तैयार नहीं, तभी तो कह रहे हैं वो कागज तो दिखा दीजिए। 5,000 भी कोई भी राजू जी आपको पता है क्या? ये गुमराह कर रहे हैं, प्राइवेट है, गुमराह कर रहे हैं, किसान को गुमराह कर रहे हैं। हुड्डा ने खरीदी थी क्या? होती है, हुड्डा ने एक दाना खरीदा था क्या? ये मार्केटिंग को सरकार नहीं खरीदता, क्या बातें कर रहे हैं? व्यापारी खरीदता है, बेवकूफ बना आदमी खरीदता है जब सरसों का रेट होता है। विवेक जी वो कह रहे हैं आम व्यापारी नहीं, वो आम व्यापारी खरीदता ना, कोई सरकार तो खरीदती नहीं है। ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं विवेक जी आप। ये लोग गुमराह कर ठीक है, मैं विवेक जी से जवाब दे रहा हूँ। विवेक जी गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। वो कह रहे हैं कि वो तो आम व्यापारी खरीद रहे हैं, आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं, सरकार ने थोड़ी। 33,000 रुपए गवार
ठीक है गर्ग साहब, मैं जवाब लेता हूं ना, ये आपने कहा ना गुमराह कर रहे हैं विवेक जी। ठीक है गर्ग साहब जवाब लेते हैं क्योंकि आरोप लगाना आपके ऊपर, आरोप लगाना गर्ग साहब, मैं जवाब ले रहा हूं विवेक जी। अरे गर्ग साहब, अरे आपके ही आरोप का जवाब, गर्ग साहब आपके ही आरोप का जवाब विवेक जी। पानी पियो, बीपी बढ़ गया। मैं व्यापारी हूँ, मेरे को चांदी नहीं है। ठीक है विवेक जी, बोलने तो दो दूसरे को, दूसरा प्रवक्ता। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, अरे आपकी बात का जवाब भाई, थोड़ा क्लैरिफिकेशन तो हो जाए, हाँ विवेक जी। आज वजनदार जी, आप अकेले व्यापारी नहीं हो, और भी कोई होगा, छोटा मोटा चाहे होगा, व्यापारी और भी बैठे होंगे। आज मैंने तो एक ही बात पूछी थी कि 15,000 रुपए का कोई जे फार्म इनके पास हो, कि सरकार ने खरीदा है या प्राइवेट परचेजर ने खरीदा है, आप वो देने का काम करते हैं। टीवी में बैठ के आप नहीं भजनदार जी, ये बात नहीं, आप सीनियर आदमी है, सीनियर। गर्ग साहब आप भेज दीजिएगा ना, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट व्यापारी ने भी अगर खरीदा होगा तो आप भेज दीजिएगा ना, वो एविडेंस ही तो चाहिए ना। मैं आपको दिखा, सुनो ये गुमराह करते हैं। आप ये बताइए, जो सुनो एमएसपी को चीज का है, एमएसपी पे ज्यादा गर्ग साहब आवाज आ, ठीक है गर्ग साहब उधर से बात आ जाए, विवेक जी की बात आ जाए, ठीक है गर्ग साहब। आप सीनियर प्रवक्ता हैं, आपकी हम सभी कदर करते हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी तमाम फोटोएं आती हैं हुड्डा साहब के साथ, हम समझ सकते हैं, पर टीवी में बैठ के झूठ ना बोलिए। हरियाणा प्रदेश की जनता आपके ऊपर टैग लगा देगी झूठे का। मैं कई बार आपका झूठ पकड़ता हूँ, पर मैं नहीं, मैं फिर भी सीनियर है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनकी बात कही 15,000 का कोई जे फार्म तो दिखा दीजिए। अब दूसरी रही, जो बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कही, मैं तो एक चीज है आयुष भाई, जो बातें मैंने कही ना तो वजनदार जी के पास जवाब था, ना ही मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी के पास जवाब था। आज इन्होंने जिक्र किया खाद बीज का, आयुष भाई आपके टीवी चैनल ने दिखाने का काम किया किस तरह खाद थानों में लाइन लगा के दी गई बीजेपी की सरकार में, किस तरह बीज के ऊपर ब्लैक किया गया। अभी रिसेंटली जीरी का बीज ब्लैक किया गया, कुरुक्षेत्र में रेड हुई, आपके चैनल ने दिखाने का काम किया कि क्या रेड की गई, किस तरह जीरी लोगों को मिल रही, अगर मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। 1700 वाला बीज का बैग 3500 4,000 में लोगों को खरीदना पड़ा। आज बात की जा रही है किसान हितैषी होने की। आयुष भाई बारी बारी बीजेपी एक बात करती है और आप भी उस पर एक चीज कहते हैं कि गठबंधन की सरकार थी, हम भी कहते हैं गठबंधन की सरकार थी, हमने वो विजन था। मैं तो वही बात कहता हूँ जो जनता आपसे पूछेगी, क्योंकि मैं भी जाता हूँ जब ग्राउंड पर तो भी ये सवाल तो उठता है ना वहां पर। मैं आपका ही काम आसान करता हूँ। नहीं, आप तो बहुत आसान करते हैं। 14 फसलों पे एमएसपी, अगर हमारा विजन था 2019 से पहले बीजेपी का विजन हो तो दे देते, पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि हम सरकार से बाहर हुए। जो पेमेंट हम 72 और 48 घंटे के अंदर सरकार किसान के खाते में डालते थे, वो एक डेढ़ महीने तक किसान को नहीं मिल पाई। लिफ्टिंग के क्या हालत थे आपके चैनल ने दिखाया, किस तरह किसान का सोना बारिश में भीगता रहा, आपके चैनल ने दिखाया। और बजरंग जी ने अभी जिक्र किया कि हर मजदूरी का क्या हालत थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है यही तो समस्याएं हैं ना जिनको लेकर आप सभी को जनता के बीच में जाना है, और जिसको फायदा या नफा नुकसान हुआ है वो ये तय करेगा। समय और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। तो एक तरफ तो हिसाब मांगने की जो राजनीति है वो समय पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि गरमाई हुई है, लेकिन अब ये जनता तय करेगी कि किसका जो हिसाब है, किसका बही खाता है वो सही है। चुनावों का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।